चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज हम लोगों को कल क्या पढ़ रहे थे? विधान संवैधानिक संशोधन थे जितना मुझे याद आ रहा है। कैसे अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात हुई थी लास्ट, है ना? आर्टिकल कौन सा था वो? अनुच्छेद। ये पेपर में आया हुआ था HSSC में। अभी हमेशा पूछते हैं ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं कि किस आर्टिकल से, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, किस आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन की उस बुक को चेंज किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है ये? कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया था। कौन से दो फार्म बनाए थे यहाँ पर? एक फार्म का नाम था फिनिक्स फार्म और एक का नाम था टोल्स्टॉय फार्म। पेपर में आ जाएगा दोनों फार्म कहाँ बनाए गए हैं? साउथ अफ्रीका। किसके जीवन की बातें हैं ये? गांधी। गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी कहाँ किया? साउथ अफ्रीका में ना। और मारिट्सबर्ग करके एक स्टेशन बताया था जहाँ रेल कांड हुआ। 24 साल के महात्मा गांधी को कॉलर पकड़ के मारपीट करके नीचे फेंक दिया और ट्रेन चली गई। आज उसी जगह महात्मा गांधी की आदमकद की मूर्ति, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मूर्ति जिसपे लोग माला भी चढ़ाते हैं और उसको एक तरह से पूजनीय मानते हैं। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल था और गांधी की लाइफ का पहला बड़ा स्टेप था। इससे पहले गांधी ने कोई इस तरह का सोशल मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया क्योंकि तब तक वो नौजवान थे। पहली बार जब ह्यूमिलिएट फील किया तब उन्हें लगा कि मुझे समाज में कुछ बदलाव करना चाहिए। आर्टिकल 368 कहता है बदलाव इस किताब में आप 3 तरह से करेंगे। बहुत छोटी बात हो तो आप लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के साइन। कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी, जिसका मतलब होता है दोनों के 543 और 245 के 50% से एक ज्यादा हो बस, तब भी कह देंगे चलो बात बन जाएगी, क्योंकि एक भी फालतू है तो साधारण के लिए बहुत है। दूसरा कहता है कि साधारण से हर चीज नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें कि 543 245 प्लस राष्ट्रपति, इसका 2/3 प्लस इसका 2/3 प्लस राष्ट्रपति के साइन। साइन कंपलसरी है हर जगह, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं वो अपने आप समझ जाना। इसको हम कहते हैं, ये कैसा बहुमत है? ये विशेष। हाँ, ये स्पेशल मेजॉरिटी है, विशेष बहुमत। इसी को आप कह देते हैं कई बार 66% वोट मिल जाए तो बात बनेगी। और ये वोटिंग कहाँ कराई जाती है? जैसे तुम्हारी क्लास है ना, ऐसे ही ये बैठे रहते हैं, बस ये 543 हैं जिनमें से 2-4 एब्सेंट भी हो जाते हैं, तो ये विशेष बहुमत है। तीसरी कंडीशन है जब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बड़ा मुद्दा था GST का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबको पता है ये बात? कब लागू हुआ था? 2000 तो बोल दिया, आगे गोलमाल। 2017 में। ये पेपर में आती है ये डेट्स, 1 जुलाई 2017। अब बिल्कुल शांति से सुनो पहले। अभी HSSC ने पूछा, हमेशा टीचिंग में, बैंक में, ऐसे जहां देखोगे ना, क्योंकि GST तुम्हें और मुझे रोज प्रभावित करता है। हम रोज सामान कुछ ना कुछ खरीदते हैं ना कहीं अपनी लाइफ में हम GST रोज देख रहे हैं। GST का मतलब है बहुत सारे टैक्सेस पहले थे इंडिया में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सबको इकट्ठा करके और कह दिया भाई एक टैक्स ले लो, 1000 जगह टैक्स मत लो, और उसको नाम दे दिया GST। यानी अगर आप कुछ गुड्स मतलब सामान और आप कोई सर्विस यूज करते हैं तो इन दोनों के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। सर्विस जैसे टीचिंग एक सर्विस है, मेडिकल जो डॉक्टर हमें प्रोवाइड कराता है वो एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है। अब आप बस में बैठ के आए, ऑटो में बैठ के आए, या बाइक पे बैठ के आए, या गाड़ी में बैठ के आए, एक सर्विस थी ये। इसके बदले हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको सामान कुछ नहीं मिला, आप अपने घर से चल के यहाँ तक आए, चाहे आपकी अपनी गाड़ी थी, बाइक थी, ऑटो थी, रिक्शा थी, जो भी था, पैसा तो खर्च किया। अगर पैदल नहीं आए तो उस पैसे खर्च को हम कहते हैं हमने सर्विस पे खर्च कर दिया, चाहे वो अपनी गाड़ी की सर्विस पे खर्च किया या आपने जो भी किराया दिया। ऐसे ही सामान है, कोई कॉपी खरीदना, किताब खरीदना, पेन खरीदना, घर का सामान खरीदना, हर चीज गुड्स में आती है। गुड्स को आप देख सकते हैं, आपको कोई चीज मिली है बदले, जैसे हमने पेन खरीदा, ये बोर्ड लिया, ये बेंच बनवाई, जितने सामान तुम्हें दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है, जो आप सिर्फ फील कर पाते हैं लेकिन आपकी लाइफ में प्रभाव लाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्विसेज। सर्विस चीजें दिखती नहीं है लेकिन पे तो करना पड़ता है। डॉक्टर की सर्विस दिखती थोड़ी है, वो आपको 2 दवाई बता देगा, दवाई आप बाहर से लेंगे, दवाई है गुड्स, लेकिन उसने जो आपको पूछा भाई तुमने क्या खाया, कितने दिन से दिक्कत है, सारी बातें, उसके बदले उसने तुमसे 500 400 100, जिस लेवल का डॉक्टर है 1000 2000, उसने वो पैसे ले लिए। किस चीज के पैसे लिए? ऐसे ही आप जहां भी पढ़ के आए, स्कूल में, कॉलेज में, आपने सर्विस ली है टीचर्स की, स्कूल की, इसलिए आपने पे किया है, या कोचिंग सेंटर में ही सही। हमेशा इन दोनों के बदले कीमत देनी पड़ती है, फ्री में नहीं होता कुछ भी। इन दोनों की कीमत से आपके देश की व्यवस्था पे फर्क पड़ता है, और इसीलिए एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसके ऊपर बहुत सालों से बात चल रही थी। और क्योंकि ये जो GST है, बताओ ये कैसा टैक्स है? स्टेट लेती है या सेंटर लेता है? दोनों लेते हैं। ये पेपर में भी आया था कि कैसा टैक्स है, दोनों लेते हैं, क्योंकि आप SGST भी देते हैं और आप
सीजीएसटी भी लेते हैं, है ना। ये दोनों चीजें हमें पे करनी पड़ती हैं। ये दोनों अगर लगा सकते हैं, दोनों इसको लेंगे टैक्स को हमसे, तो इसका मतलब जब ये लगाया गया होगा तो दोनों की परमिशन चाहिए होगी। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो लिखा है इसी पर तो बेस्ड है। ऐसा करते टाइम आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति प्लस आधी या उससे ज्यादा विधानसभाओं की हामी चाहिए। ये बहुत बड़े मुद्दे होते हैं ना, जो पूरी जिंदगी पे हर एक की पे हर राज्य में प्रभाव डालेंगे, उसके लिए ये वाला प्रावधान है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके लिए या तो सेकंड या तो थर्ड, साधारण बहुमत तो बहुत कम चीजों में चाहिए। अगर आप किताब में बदलाव करना चाहते हैं तो या तो ये वाला बहुमत चाहिए, लोकसभा राज्यसभा का कैसा बहुमत, या अगर बात बहुत ही बड़ी है, हर एक की लाइफ पे प्रभाव पड़ने वाला है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभाओं का। कितनी विधानसभाएं? आधी। अब हम 15 प्लस इसलिए नहीं कहते कि कल को घट जाएं बढ़ जाएं, तो हम कहते हैं आधी विधानसभाओं का कम से कम बहुमत मिलना चाहिए, और ये विशेष बहुमत होना चाहिए, तब जाके ये वाली बात थर्ड कंडीशन पूरी होगी। जीएसटी के लिए इसलिए बताया ताकि तुम्हें ये याद रह जाए कि ये स्टेट भी लेता है और ये सेंटर भी लेता है, और इसका ये वाला प्रावधान फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर सबको? ये जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। किसको देते हो ये टैक्स तुम? केंद्र को भी और राज्य। ये सब पेपरों में आती हैं सारी बातें। क्लियर हो गई ना सबको? ये कल वाला पहले बचा हुआ पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, कल कितने पेज पर थे हम? 128। अच्छा, ये तीसरा उपबंध पढ़ना था ना आज? हाँ, देखो पेज 128 पर आओ। ऊपर तुमने 3 कारण पढ़े थे इस किताब को बदलने के। फिर पहला बड़ा कारण था साधारण विधि, फिर देखो दूसरा नंबर था नीचे लिखा हुआ विशिष्ट बहुमत, और आज तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लो, संसद का विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति। यानी इसमें कौन एक्स्ट्रा आ गए? राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है? राज्य में काम करने वाले एमएलए, उन्हीं से तो बनती है विधानसभा। चलो अगले पेज पे आओ, ध्यान से समझते हुए पढ़ना। पहला पॉइंट, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। क्या ज्वाइंट सेशन संविधान की किताब बदलने के लिए बुलाया जा सकता है? नहीं। ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते? बुला सकते हैं। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल? 108। लेकिन अगर किताब बदलनी है ना, तो तुम अलग बैठो और तुम अलग बैठो, लोकसभा वाले अलग, 2/3 लोकसभा का अपना निकाल के लाओ, तुम भी 2/3 यहाँ लेके आओ, तब किताब बदलेगी। ऐसा नहीं करना कि इकट्ठे बैठे और किताब बदल दी। किताब बदलने के लिए दोनों की अलग अलग बैठक, संयुक्त बैठक नहीं होगी। क्या धन विधेयक पे संयुक्त बैठक हो सकती है? नहीं। वहां भी किसकी पावर है? लोकसभा की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, यहीं लिख लो, धन विधेयक पर भी नहीं होती। तो ना किताब बदलेंगे इकट्ठे बैठ के, ना बजट पे बातचीत करेंगे, ना धन पे। धन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक नहीं होती। चलो अगला पॉइंट पढ़ लो। संविधान में चेंज करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सिर्फ पढ़ लो। सबसे पहले, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर विधेयक पारित माना जाता है और संविधान में आवश्यक संशोधन लागू। जो बता रही थी ना, वो बस लिख दिया है यहाँ। अगला पॉइंट अंडरलाइन करो। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। किताब बदलनी है तो इकट्ठे बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? नहीं। किन 2 चीजों में इकट्ठे मत बैठना, एक तो किताब बदलने के लिए और एक धन में। अपना अपना काम खुद करो। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये सेम बात बार बार रिपीट की गई है ताकि तुम्हें याद रह जाए। नेक्स्ट पढ़ो। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को, अंडरलाइन करो, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल बहुमत या उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हो। इस विधेयक को राज्यों के कुल विधानमंडलों में कम से कम आधे विधानमंडलों से स्वीकृत होना जरूरी है। ये पॉइंट समझ में आ गया? जो ये बोर्ड पे समझाया था यही तो पॉइंट था। पहली कंडीशन क्या थी? कितना विधेयक चल जाएगा? साधारण। दूसरी क्या थी? अलग अलग पारित करो और कौन सा विधेयक कौन सा लेके आओ? विशेष। तीसरी कंडीशन क्या है? अलग अलग पारित करो, विशेष से पारित करो और देश की आधी विधानसभाओं से भी पारित करवाओ। ये इंपॉर्टेंट था थर्ड। इसमें देखो क्या है, कौन सी चीजों को ऐसे चाहिए कि विधानसभाएं भी चाहिए और आधे से ज्यादा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन टिक कर लो, बड़ी बात है। अभी तक इसमें तुम और मैं इन्वॉल्व नहीं है। एक देश पता ना जहां अध्यक्षात्मक सरकार है, जिनका राष्ट्रपति जनता बनाती है? अमेरिका। अमेरिका कितने साल के लिए? 4 साल। ये पेपर में आया था। आधे जो सोए रहेंगे उनको पता नहीं चलेगा। अध्यक्षात्मक सरकार अलग होती है और हमारी संसदीय सरकार अलग है। अगला टिक करो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। क्या नाम था पद्धति का? याद हो, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली था ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगर ये बदलनी हो तो भी आधी से ज्यादा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का विशेष बहुमत। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73 में
राज्यों की कार्यपालिका शक्ति पे बढ़ानी हो तो भी, संघीय क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट बनाने हो तो भी, संघीय न्यायपालिका पे कोई बात आए तो भी आधों से ज्यादा पूछना पड़ेगा, राज्यों में हाई कोर्ट हो तो भी, सिर्फ पढ़ने हैं। इसके बाद 9वां पॉइंट टिक कर लो, 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची, 7वीं अनुसूची क्या थी जिसमें क्या था, जिसमें था शक्तियों का बंटवारा, कितने लेवल पर, 2। तीसरी तो साझे की थी, एक थी केंद्र, एक थी राज्य, एक थी समवर्ती सूची। यहां लिख लो ये बात, जहां लिखा ना 7वीं अनुसूची, यहां लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या शक्तियों का बंटवारा, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 लिस्ट थी ये तुम्हें डिटेल में बताई थी मैंने, एक दिन पढ़ाई थी जब। केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट कुछ भी कह लो, और दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट टिक करना, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, क्या कोई लिस्ट है राज्यों के प्रतिनिधित्व की, मर्जी से कोई कितने भी भेज दो। बेसिक बैच में एक लिस्ट कराती हूँ तो मैं 80, 31, 40, 16, 42, 16, याद है ये लिखी हुई है लिस्ट संविधान में। तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यहाँ लिख लो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें हैं, ये लिख लो यहीं पर। चौथी अनुसूची, पेपर में आया था क्वेश्चन 2-3 सेट में, चौथी अनुसूची वाला। चौथी अनुसूची में राज्यों की सीटें दी गई हैं। 4th शेड्यूल में स्टेट्स की एमपी की सीट्स दी गई हैं। टोटल शेड्यूल, टोटल अनुसूचियां कितनी हैं, 12। अब तुम इसमें से 7वीं पढ़ रहे हो और अगली तुमने चौथी लिख ली। अगला पढ़ो, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, कौन सा आर्टिकल है संशोधन वाला, 368। कहां से लिया, साउथ अफ्रीका, लिख लो यहां दोबारा, साउथ अफ्रीका। चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ। संविधान के तीसरे वर्ग में, यानी जिसमें ये विधानसभाएं भी शामिल हैं, केवल वे ही बातें हैं जिनका संबंध राज्यों की शक्तियों, अधिकारों और संविधान के संघीय स्वरूप से है। तो जो ये है ना कि आधे हमें विधानसभा वाले भी चाहिए भाई, लोकसभा का भी 2/3 चाहिए, राज्यसभा का भी, राष्ट्रपति भी, ये कह रहे हैं इसमें वो टॉपिक आते हैं जिनका संबंध राज्य से भी है या पावर से है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट, संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। क्या किताब चेंज करने के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं, नहीं। आर्टिकल 108 ये संयुक्त बैठक के लिए है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति, लिख लो यहाँ, केवल राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सिर्फ बुला सकता है इकट्ठे बैठक, जिसमें लोकसभा राज्यसभा इकट्ठे बैठते हैं। 2 कामों में इकट्ठे नहीं बैठना, किस किस में, एक तो धन पे और एक किताब बदलनी हो, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान में संशोधन। नेक्स्ट पे आ जाओ, संविधान संशोधन विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा तो राज्य विधानमंडल कितने समय के अंदर विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, यह संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। इसलिए कई बार सालों साल लग जाते हैं इनको मनाने में कि आधी विधानसभाएं हमारी बात मान जाएं। कौन सी श्रेणी है विधानसभाओं वाली, पहली, दूसरी या तीसरी, तीसरी। पहली श्रेणी में क्या था, साधारण, दूसरी में विशेष, तीसरी में लोकसभा प्लस राज्यसभा का विशेष प्लस आधी कम से कम विधानसभाओं का भी बहुमत। ये बड़ी चीज थी तीसरे वाली। इसके बाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब एक बार बोर्ड पे देखो, और 2 मामलों को तुमने हजारों बार सुना होगा अगर तुम थोड़े से पढ़े लिखे समाज में रहे हो या तुमने कभी पेपर देखे हैं। इनको ध्यान से सुन और समझ लेना। एक आदमी था गोलकनाथ और एक आदमी था केशवानंद। अब ये हैं तो बहुत डिफिकल्ट अगर इसको लीगल भाषा में बात करें, लेकिन तुम ऐसे समझो कि ये नॉर्मल हमारे जैसे आदमी हैं, बस इनके पास पैसा थोड़ा सा ज्यादा था और इन्होंने प्रॉपर्टी के राइट को बहुत, या धर्म के नाम पे या प्रॉपर्टी के नाम पे, जब इनके ऊपर सरकार ने कुछ कोशिश की तो इन्होंने उसका जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में गए फिर सुप्रीम कोर्ट में। जो ये गोलकनाथ है ना, ये किसी किताब में एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए सुन और समझ लेना, यहाँ भी एक्सप्लेन नहीं है, ये आएगा भी नहीं तुम्हारे पेपर में। लेकिन अभी जैसे ये पूछ लिया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करना कौन से केस का निर्णय था, तो ये पूछ सकते हैं, ध्यान से समझो। गोलकनाथ एक आदमी है, 1967 के आसपास केस तो हुआ था, 56-58 की बात है, मतलब आजादी के कुछ समय बाद। एक अमीर आदमी था, वर्सेस पंजाब राज्य है ये, पंजाब में इसके पास थी 500 एकड़ जमीन। उस टाइम पे तो नॉर्मल बात थी इतनी एकड़ होना। तो इसकी जमीन पे कुछ विवाद बना और ये अमीर आदमी था, 500 एकड़ अमीर आदमी रहा होगा। हाई कोर्ट ने कुछ इस तरह का डिसीजन दिया था कि आपकी जो जमीन है इसमें से 30 एकड़ आप रखेंगे, और इसने ना किराए पे दे रखा था, बहुत बड़ा अपना बिजनेस चलाते थे ये, और उसका एक बड़ा हिस्सा किराएदारों, क्योंकि सदियों से चले आ रहे थे किराएदार, तो कहा 30 एकड़ आपके कुछ किराएदारों का और बाकी सरकार एक्वायर करेगी। तो इस आदमी ने केस कर दिया कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरे दादा दादी, मेरे परदादा परदादा, उनसे पीछे वाली पीढ़ी इनकी प्रॉपर्टी थी, और कौन होती है सरकार इस तरह से एक्वायर करने वाली, और सरकार ये डिसीजन कैसे दे सकती है कि ये किराएदारों को मिलेगी। इसके ऊपर जो ये डिसीजन जो मैंने बताया ये हाई कोर्ट ने दिया था। अमीर आदमी था, पैसे की कमी नहीं थी, इसने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, और इसने एक तरह से सरकार को चैलेंज किया और हाई कोर्ट के डिसीजन को भी कि ऐसे कैसे सरकार कर सकती है। फिर वहां ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो केशवानंद से पहले एक फेमस मामला है गोलकनाथ बनाम
पंजाब राज्य का। अब वहां पे डिसीजन क्या लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात सुनी और फिर उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं अगर जरूरत पड़े तो। और क्योंकि जमीन का मामला उस टाइम तक आपके यहाँ पे मौलिक अधिकार था, क्योंकि आपके यहाँ एक प्रॉपर्टी राइट हुआ करता था जिसे आप कहते थे संपत्ति का मौलिक अधिकार। ये पता है ना तुम लोगों को, ये कब छीना गया? 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई। आज के बाद मत भूलना, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। ये 44वां, भूलो तो तरीका है, 4 बराबर की संख्या है, बराबर के भाई लड़े और संपत्ति का मूल अधिकार हटवा दिया आपस में लड़के। तो ये 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का मौलिक अधिकार उठा के यहां से भाग 3 के मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 31 में था ये, और 19F में था, यहां से उठा के इसको पीछे भेजा। सोचो, भाग 3 से ये भाग 12 में गया और भाग 31 से उठा के ये 300A में, ये भी पेपर में आया हुआ था। ये सब पेपर में आते हैं, जो बोल रही हूँ सब काम के पॉइंट है, इसलिए समझ लो। अब जो सोए रहेंगे ना, बाद में कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ये सब जो बताया जाता है, तुम पढ़ते बहुत थोड़ा हो, लेकिन बातें बहुत सारी बताई जाती हैं। ये समझने की बातें होती हैं। पेपर में अटेम्प्ट वो कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब रटने वालों का जमाना गया, वो दौर दोबारा नहीं आएगा कि आप रटते थे और पास होते थे। अब जो समझेगा उसकी नौकरियां लगेंगी, वरना रह जाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ लेना। गोलकनाथ ने जब वो केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने, भाई सरकार एक तरह से कोर्ट के खिलाफ है ना, और सरकार उसमें मेन थी कि भाई सरकार कह रही थी हम एक्वायर करेंगे। तो ये बड़ा केस बन गया, पूरे देश में इसकी सुनवाई हुई कि भाई देखें क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। और डिसीजन दिया गया कि मौलिक अधिकारों में, उस टाइम तक तो मौलिक अधिकार था, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कि किसी का बड़ा नुकसान हो। ये एक मामला मौलिक अधिकारों के ऊपर आ गया, तो संज्ञान में ले लिया सबने कि भाई ऐसा ऐसा कहा था कोर्ट ने। कुछ साल बीते, केशवानंद केरला में एक बहुत बड़े साधु संत, अभी पीछे भी वो न्यूज में रहे थे, कौन से 2012 पता नहीं 16 वाले इसमें आए हुए थे, जब ये इलाहाबाद में नहीं हुआ था महाकुंभ, इसमें आए थे। तो बड़े महंत हैं, बहुत दुनिया में नाम चलता है इनका, केशवानंद भारती। इनके ऊपर भी मामला आया, धार्मिक था। मौलिक अधिकारों में धर्म भी तो आता है आपके, आर्टिकल नंबर कितने से कितना धर्म है, धर्म के ऊपर कहां आजादी लिखी हुई है? तुम्हें मौलिक अधिकार का टॉपिक तो मैंने पूरा पढ़ाया था। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक 4 आर्टिकल हैं, जिसमें बताया नहीं था सरदार जी जो होते हैं वो पगड़ी पहन सकते हैं, उनको ये नहीं लगाना पड़ता हेलमेट, कोई कहीं भी जमीन इलीगल तरीके से ना हो, और टैक्स नहीं वसूल कर सकते, सारी बातें क्लियर की थी। 25 से 28 में, 26 में था कि किसी भी धर्म के लोग अपनी जमीन खरीद सकते हैं, अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो मन करे बना सकते हैं, लेकिन लीगल होने चाहिए सारे कागज। आपके पास ये हो कि ये जमीन हमने खरीदी है, किसी से ऐंठ नहीं ली है। ऐसा ही कुछ हुआ केशवानंद भारती, इनके ऊपर, केरला में थे ये, कुछ बड़ी चीज बन गई, मतलब जमीनी विवाद था, और वो बढ़ते 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 पहले वहां के हाई कोर्ट में गया और फिर वहां से गया वो सुप्रीम कोर्ट में। 1973 का मामला था, और ये इतना बड़ा मामला था कि आज तक 13 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं बनाई। ये मामला था धर्म का, और धर्म के नाम पे देश में लोग मारकाट ऐसी मचाते हैं कि कितनी आबादी को मार सकते हैं। इसीलिए इसको संज्ञान में लेते हुए बड़ा दिमाग से काम किया गया, और आज तक की 2021 उतरने वाला है, सबसे बड़ी बेंच बनी थी जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 13 जजेस लिए गए। 13 जजेस का मतलब आप सोचो, पूरे देश के सबसे तेज दिमाग आदमी, जिन्होंने संविधान की एक लाइन को हजारों बार छान रखा है, और जिनको ये तक पता है कि ये लाइन लिखते टाइम हमारे पूर्वजों के दिमाग में क्या था, क्योंकि यही तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन एमपी और पीएम नहीं कर सकता। 13 जजेस ने पूरा सब कुछ पढ़ा, केस को जाना, एक एक पॉइंट को पढ़ा, और फाइनली डिसीजन दिया कि इस किताब को, जिसको हम संविधान कहते हैं, समय आने पर आप बदल सकते हैं, जैसे गोलकनाथ के मामले में था, लेकिन इस किताब का एक मूल ढांचा है जिसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ये एचएसएससी ने पूछा था क्वेश्चन कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता कोई भी। ये किस केस के बाद क्लियर हुआ था? केशवानंद भारती मामला। किस सन का है ये धर्म से जुड़ा जमीनी विवाद था, तो धर्म का रूप आ गया। यहां बात थी जमीन की, एक्वायरमेंट की और किराए वालों को देने की। दोनों केस इतने बड़े बने कि इन दोनों का एग्जाम्पल सेट हो गया, और ये पेपरों में आते हैं। ये पंजाब राज्य ने किया था, ये केरल राज्य ने। दोनों मामले गए थे हाई कोर्ट से, कहां चले गए थे? सुप्रीम कोर्ट। ये 67 में है, 50s में तो हाई कोर्ट में था, 67 में आपका इसने, क्या नाम है इसका, सुप्रीम कोर्ट ने, इसने इसके ऊपर डिसीजन दिया। गोलकनाथ में कहा था कि मामलों में जरूरत पड़ने पर मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है। गोलकनाथ के डिसीजन को पलट दिया केशवानंद के मामले में, और कह दिया आज के बाद संविधान के किसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा? मूल ढांचा। किताब बदल लो जरूरत पड़ने पर, लेकिन मौलिक ढांचे को बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे। ये पेपर में ऐसे कैसा क्वेश्चन आता है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती सरकार, संसद, किसी भी कंडीशन पर। ये किस मामले के बाद की कहानी है? केशवानंद भारती विवाद। कहां हुआ था ये? केरल में। बड़े महंत थे धर्म के नाम पर, और ये कहां हुआ था? पंजाब में। दोनों मामले किस कोर्ट ने देखे थे? सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो इन मामलों के बारे में, पेज 129 का लास्ट पहुंच गए हम। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यहां लिख लो अनुच्छेद 26 धर्म संबंधी, यह विवाद था।
अनुच्छेद 26 धर्म संबंधी, 25, 26, 27, 28 धर्म के हैं और 26 कहता है कोई भी धर्म के लोग अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो मन करे बना सकते हैं, जमीन खरीद भी सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 26 का उल्लंघन करने का आरोप केशवानंद भारती जी ने किस पे लगाया था? केरल सरकार पे। मामला कहां गया था? सुप्रीम कोर्ट। यहां लिख लो वर्ड, ये तो लिखा ही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम मतलब केरल राज्य और इनकी भिड़ंत थी ये। 1973 सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामला 1967, ये किस सरकार का था? पंजाब का। लिखो यहां पंजाब वर्सेस पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब और केशवानंद वर्सेस केरल। ये किससे संबंधित था? जमीनी विवाद। ये आर्टिकल 31 था, लिख लो गोलकनाथ के पास, अनुच्छेद 31 से संबंधित। ये देखो ये चीज होती, ये तो मैंने एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे, कुछ जमीनी विवाद ये था, कुछ जमीन मिली थी, कुछ नहीं मिली थी, सारी नहीं मिली थी, 500 एकड़ पूरी नहीं मिली थी। लेकिन बात ये थी कि उसका तुम्हें और मुझे क्या मिला? ये दो मामले तुमने पढ़े, मैंने पढ़े, हमें क्या मिला? हमें सेफ्टी मिल गई और हमें पता है कि जो चीजें बेसिक तुम्हारी और मेरी हैं मौलिक अधिकारों में, वो हमसे छीनी नहीं जाएंगी। और आप ये देखो कितने ही किसान हैं, जब उनकी जमीनें जाती हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो उनको उसके बदले उस टाइम में जो जमीन का मार्केट रेट होता है ये एज इट इज दिया जाता है। कई बार देखा किसान भी जब ये जमीन एक्वायर होती है तो सड़कों पे उतर आते हैं, विरोध करते हैं, वो इस तरह के मामलों को फिर उठा के लाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लास्ट माना जाता है और मेरे और तुम्हारे ऊपर ये असर आ गया कि अब हमें पता है कि अगर मूल ढांचे में हम सेफ हैं, अगर हमारे पूर्वजों ने हमें सेफ कर रखा है, फिर हमें दिक्कत नहीं है। तो केशवानंद भारती मामले के बाद आर्टिकल 26 में लिखी बातों को लोगों ने थोड़ा लीगल मान लिया कि अगर आप लीगली कहीं पे जमीन खरीदते हैं या कोई दान देता है तो फिर उस पर सरकार एक्वायरमेंट का ये है ना कि भाई यहाँ से पुल गुजरेगा, ये कर नहीं पाती अगर उसके पास लीगल कागज हैं। तो तुम्हें और मुझे सबसे बड़ा फायदा बस ये है कि मूल ढांचा नहीं बदलेगा। हमारे पास ना तो इतना पैसा होता हम लोगों के पास कि हम सरकारों पे केस करें। मैंने दोनों आदमियों का बताया, इनका बहुत बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था और इसीलिए न्यूज में रहे थे। तो हमारा फायदा बस एक शब्द में संभाल लो कि हमारा क्या नहीं बदलना, अब मूल ढांचा। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम सेफ बैठे क्योंकि हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, जिसमें 14 से लेके और 32 तक में तुम और मैं सेफ फील करते हैं क्योंकि ये मौलिक ढांचा है, इसमें बदलाव नहीं आएगा, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, संस्कृति के नाम पे हो, अल्पसंख्यक के नाम पे हो। तो हमारी लाइफ पे बस इतना असर है, यही याद करना। सारी जमीन नहीं मिली थी गोलकनाथ जी को भी। चलो आगे देखें जरा। 1973 टिक कर लिया ये। 73 में गोलकनाथ मामला 67 के फैसले को पलट दिया। 67 में क्या कहा था कि कुछ चीजें बदली जा सकती है, लेकिन 73 में क्या बोले? क्या नहीं बदलेंगे? मूल ढांचा नहीं बदलेंगे, किताब बदल लेंगे पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे। ये बहुत 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 काम का है, पढ़ो इसको अगले को। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की दो प्रमुख बातें हैं। पहली अंडरलाइन करो, संसद मूल अधिकार सहित संविधान की किसी भी व्यवस्था को सीमित, संशोधित, परिवर्तित कर सकती है। यानी क्या संसद उस किताब को बदल सकती है या नहीं बदल सकती? पढ़ो जरा दोबारा। संसद मूल अधिकार सहित संविधान की किसी भी व्यवस्था को सीमित भी कर सकती है, संशोधित भी कर सकती है और परिवर्तित भी कर सकती है। क्या संसद को पावर है? बिल्कुल है। केशवानंद भारती मामले ने यह दिखाया कि संसद के पास पावर है, लेकिन पावर इतनी भी नहीं है कि किसको बदल के बैठ जाए? मूल ढांचे को। अगला पॉइंट देखो, लेकिन इसके बाद बताया, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। डबल टिक कर लो, मूल ढांचा नहीं बदलेगी किताब का और न ही उसे बदल सकती है। किताब को बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? बदल सकती है, लेकिन किसको नहीं बदल सकती? अब तुम्हारा मूल ढांचा पता है क्या था? तुम मूल ढांचे में भारत कैसा देश था? प्रभु सत्ता संपन्न, सोवन जिसको बोलते हैं, पहला मूल ढांचा तुम्हारा। और क्या लिखा था? भारत कैसा देश था? लोकतांत्रिक। और क्या शब्द लिखा था? गणराज्य। यानी भारत रिपब्लिक है, भारत डेमोक्रेटिक है। अब ध्यान से सुनो, सेक्युलरिज्म शब्द तुम्हारे मूल ढांचे में नहीं था। थोड़े कान खुले रखना और समझना। अगर आज तुम्हारी सरकार कह दे ना कि हम भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते, तो वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट आएगा बीच में, बहुत लंबी बात बन जाएगी, मारकाट बचेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के मामले को देखें, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह रखा है 1973 में कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करना। मूल ढांचे में 3 शब्द थे, आपके हैं 5 शब्द जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आप क्या है, आपका देश क्या है। एक है सोवर्निटी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक रिपब्लिक, और 2 वर्ड्स जो नहीं दिखाई दे रहे, वो 2 वर्ड्स मैं यहां लिख दूं। एक का नाम है समाजवादी और एक का नाम है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो, धर्म या कह लो पंथ निरपेक्ष। ये दोनों वर्ड्स आपके मूल ढांचे में नहीं थे। ये 19 कब आए थे बताना? ये
3 शब्द आए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से अमेंडमेंट से आए थे? 42वां। कौन लेकर आई थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी लाई, इसका मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर में थे, मूल ढांचे में कि नहीं थे? नहीं थे ना, तभी तो बाद में लाए गए। अगर संसद अपनी इस बात पे आ जाए कि हमें ये वर्ड्स हटाने हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग बहुत कहते हैं कि भैया ये पंथ निरपेक्ष देश, अच्छी बात है, सब बराबर होने चाहिए, देश का अपना धर्म ना हो। इस बार पेपर में इसकी परिभाषा आ गई थी, घुमा फिरा के इतना डिफिकल्ट बना दिया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि 2 पॉइंट्स दे दिए, और भाषा इतनी टफ थी कि बच्चे पकड़ नहीं पाए। इसके सिर्फ 2 मतलब हैं। पहला मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, दूसरा मतलब भारत में सब धर्म बराबर हैं। लेकिन ये इतने डिफिकल्ट बना के दिखाए वहां कि बच्चे पकड़ नहीं पाए। इसलिए हर शब्द को समझा करो, पेपर रट के नहीं पास होगा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। आप बेसिक स्ट्रक्चर में 3 चीजें देखते हैं। आप प्रभु सत्ता संपन्न है, आप अपनी मर्जी से देश चलाएंगे, आपके देश में इलेक्शन होंगे, क्योंकि कौन सा शब्द लिखा हुआ है? लोकतंत्र। आपके देश का प्रधान कोई पद पैतृक नहीं होगा, ये बदला जाएगा हर 5 साल में, रिपीट हो सकता है लेकिन इलेक्शन के बाद। ये गणराज्य है। ये 2 स्ट्रक्चर जो आज आप ऐड कर रहे हैं ना चौथे 5वें के नाम से, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। और बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना, बाद की चीजें तो बदली जा सकती हैं। ऐसा किस इसमें केस में क्लियर किया गया था? केशवानंद भारती मामला। यहाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो लास्ट लाइन में, जहां लिखा है मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती और न ही उसे बदल सकती। यहां लिखो संविधान की प्रस्तावना में, इसी में लिखो ये पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के प्रियम्बल में या प्रस्तावना में समाजवादी या सोशलिस्ट, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर शब्द नहीं थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, समाजवाद लिख लो, सोशलिज्म, समाजवाद, इंग्लिश में सोशलिज्म, सोसाइटी समाज होती है सोशलिज्म, और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट से, इन्हें 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, 1976 में इंदिरा गांधी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। 3 शब्द जोड़े थे, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। पर क्योंकि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन में 5 शब्द स्टार्टिंग में आते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसे लिखते हैं ना हम, इसलिए लिखवा दिया। तो क्या तुम्हारे मूल ढांचे में 5 में से सारे वर्ड्स थे? कितने थे? 3। कौन से 3 थे? प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन से 2 इंदिरा ने जुड़वाए बाद में? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्या मूल ढांचे में परिवर्तन संभव है? बाद की चीजें बदल सकती हैं, ऐसा हम तो नहीं कह रहे। किसने कहा ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में कहा? केशवानंद भारती मामला। कहाँ थे केशवानंद? केरल। कौन से सन की घटना है? 73 की। और इससे पहले गोलकनाथ थे, कहाँ के थे वो? पंजाब। दोनों मामले किस कोर्ट में गए हैं? आज तक की सबसे बड़ी बेंच किस केस में बनी है? कितने जजेस की बेंच थी ये? जिसने क्या कहा? क्या नहीं बदलना? मूल ढांचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी HSSC ने पूछा हुआ था। ये प्रियम्बल पढ़ा दी ना मैंने या नहीं पढ़ाई है? पढ़ा दी है। उसमें प्रस्तावना पढ़ाई होगी, एज इट इज है, वहीं से याद करने हैं। नहीं तो ना यूट्यूब पे भी एक क्लास है प्रियम्बल को लेके, उसको देख लो, उसमें मैंने एक एक वर्ड भी एक्सप्लेन किया है, एक एक शब्द एक्सप्लेन किया। पेज 130 पर आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में, किस निर्णय में? केशवानंद में, संविधान के मूल ढांचे की धारणा प्रतिपादित की। अब ये पूछेंगे क्या तुम्हारे संविधान में मूल ढांचे का कोई कॉन्सेप्ट था, तो तुम कहोगे नहीं था। कौन से केस में इसके ऊपर काम हुआ है? केशवानंद भारती मामला। यहां लिख लो इस निर्णय के ऊपर केशवानंद भारती। ये बार बार आता है एग्जाम में, 1973। 3 शब्द मूल ढांचे में हैं। कौन भंग कर सकता है? कोई पूछ रहा है संयुक्त बैठक कौन भंग कर सकता है? देखो, संयुक्त बैठक बुलाने के जिसके पावर है ना, किसकी पावर है संयुक्त बैठक की? राष्ट्रपति। पहली तो ये चीज कि संयुक्त बैठक भंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि संयुक्त बैठक बैठती तब है जब जरूरत हो किसी बात पर डिस्कशन की, और कोई मुद्दा ऐसा हो कि अलग अलग पास नहीं हो पा रहा। उस कंडीशन में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए संयुक्त बैठक बैठती है। ये ऐसा नहीं कि महीनों महीनों चलती है, ये तो हार्डली कुछ दिन, 2-4 दिन डिस्कशन हुए, 5-10 दिन, और इसको डिस्प्यूट को हटा लेते हैं। और अगर भंग करने की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच में लिखित में नहीं है, लेकिन अगर पावर कहेंगे किसके पास है, तो जिसने बुलाई है ना वही भंग कर सकता है। किसने बुलाई है? ये राष्ट्रपति। तो भंग करने की पावर भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। चलो इसके बाद आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। अब बताओ इस साल कौन सा अमेंडमेंट किया है? तुम्हारी ये किताब लागू कब हुई थी? ये लिखनी कब स्टार्ट हुई थी? इसकी बैठक कब हुई थी? 46 में। और ये किताब पूरी हो गई थी 49 में, और ये लागू हुई 50 में। इन सब में अंतर है ना।
46 में भी दो इंपॉर्टेंट हैं। जो संविधान नाम की किताब लिख रही थी ना, उसको कहते हैं संविधान सभा, जिसके लिए चुनाव हुए थे, और ये हुए थे जुलाई 1946 में। एचएसएससी ने एचपी में, हरियाणा पुलिस में एग्जाम में पूछा, बहुत बार हर जगह आ जाता है ये। इसके इलेक्शन जुलाई, लेकिन इसकी जो बैठक स्टार्ट हुई थी ना, वो दिसंबर में हुई थी, और 9, 11, 13 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। 9 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया, फिर वो बीमार पड़ गए। 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया, और फिर यही रहे हमेशा स्थायी अध्यक्ष। उससे पहले बने थे कार्यवाहक, काम संभालने के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ राजेंद्र प्रसाद। 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू ने। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आया था और ये वाला क्वेश्चन भी आया था। बैठक दिसंबर में हुई है, जबकि इसका इलेक्शन हो गया था जुलाई में। संविधान सभा काम करने लग गई, करती गई, काम करती गई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक काम करके फाइनली ये किताब इन्होंने पूरी कर ली, और इस किताब पे साइन हुए जिस दिन, वो दिन था 26 नवंबर 1949। टोटल साइन हुए थे 284। पेपर में क्वेश्चन था ये, जिसने पेपर देखे होंगे ना उनको पता चल रहा होगा। अब जितनी बातें बोल रही हूँ इनमें से बहुत सारी एग्जाम में थी, पर ये सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, तब याद रहती हैं। इस किताब पर जिस दिन साइन हुए, दिन क्या था वो साइन करने वाला? 26 नवंबर 1949। कितने लोगों ने साइन किए? इसमें 283 पहले मर गए, 50 में, 60 में, 70 में। एक आदमी अब तक, आज से 10 साल पहले तक हमारे साथ था, जिनका नाम था, किसी को पता उनका नाम? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। अपने ये क्या नाम था इनका, हुड्डा के पिता, ये क्या नाम है इनका? भूपेंद्र सिंह हुड्डा था ना सीएम इसके हरियाणा के, उनके पिताजी हैं रणबीर सिंह हुड्डा। हरियाणा से कोई मतलब नहीं, देश की बात कर रही हूँ। संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति हरियाणा से थे, लेकिन जब संविधान लिखा गया तो हरियाणा नहीं था। हरियाणा तो 66 में बना, उस टाइम एक टाइम पर वो पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे। तो सबसे अंतिम जीवित व्यक्ति रणबीर सिंह हुड्डा, 284 में से वो व्यक्ति अब तक जिंदा थे, आज से 10-12 साल पहले तक वो हमारे बीच में थे। ये साइन वाला क्वेश्चन आया, 13 तारीख वाला क्वेश्चन आया, इसके इलेक्शन वाला क्वेश्चन आया। सब एग्जाम में आती हैं चीजें। इसके बाद ये किताब लिख के हम लोगों ने इसको लागू किया 2 महीने बाद। डेट पड़ गई 26 जनवरी 1950। किताब लिख के हम बड़े खुश थे, दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान। लेकिन अगले ही साल हमें लगा कि कुछ कमी रह गई, और अगले ही साल हमने इसको चेंज कर दिया। 1951 इस किताब को पहली बार चेंज किया गया, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपने 1951 में जो किया ना, ये जो गोलकनाथ और केशवानंद पढ़ रहे हो ना, इसी जैसा मामला था। भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद थे, और इनको दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम फील किया कि ये तो कानून बनाना पड़ेगा। और संविधान की इस किताब में, जिसमें ऑलरेडी 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, इसमें एक अनुसूची ऐड की गई, यानी 9वीं अनुसूची सबसे पहला चेंज था। एग्जाम में आ जाएगा सबसे पहला चेंज क्या था, तो तुम कहोगे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8 तो ऑलरेडी थी ना, और इसमें किससे संबंधी विवाद था? भूमि अधिग्रहण। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? कुछ नहीं लिखना, तुम्हें सिर्फ सुनना है और समझना है। लिखवा मैं अपने आप दूंगी। अब ध्यान से देखो, ये था सबसे पहला चेंज। आज की मैं बात करूं, 2021 में हम बैठे हैं। इस सेम किताब को, जिसको पहली बार आपने 51 में बदला, आपने 2021 में अब तक का अंतिम बार परिवर्तन किया। और यह परिवर्तन आपका 105वां संविधान संशोधन है, जिसमें आपने स्टेट को पावर दी है। बैकवर्ड क्लास जो होती है ना, हर जगह बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन है ना, इसके ऊपर ये अपने डिसीजंस खुद ले पाएगी। तो ये 105वां संविधान संशोधन, सबसे करंट का संविधान संशोधन। तो 1951 से 2021 के बीच में आपने इस किताब को कितनी बार बदल लिया? 105 बार। जिसमें जीएसटी भी आता है, जिसमें सिक्किम के राज्य की बात मैंने कभी आपको बताई होगी, ये भी आती है। जिसमें गोवा जो आपने किससे छीना था? पुर्तगालियों से, उसको ऐड किया, वो भी आता है। जब आप अपना कोई स्टेट बनाते हैं अपने में से ही काट कर, तो क्या आप कोई चेंज करते हैं? नहीं। लेकिन जब आप विदेश से चीजें लेते हैं, जैसे गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, सिक्किम, तो क्या आप संविधान में बदलाव करते हैं? ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि ये सब चीजें किस आर्टिकल में आती हैं? 2 में। और आपकी चीजें किस में आती हैं? 3। 3 के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है, 2 के लिए संविधान को टाइम टू टाइम बदलना पड़ता है। चलो आगे पढ़ेंगे इसको मंडे को।